हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पासवर्ड क्लासेज में। और आज अपन देखेंगे नागरिकता का टॉपिक। नागरिकता संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक उल्लेखित है। संविधान में नागरिकता को प्रत्यक्ष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। नागरिकता दो सिद्धांतों पर बेस्ड होती है। एक तो होता है जस्ट सैंग्विस और एक होता है जस्ट सोली। जस्ट सैंग्विस में ब्लड रिलेशन के आधार पर नागरिकता दी जाती है और जस्ट सोली में लैंड बेस के आधार पर नागरिकता दी जाती है। भारत में जस्ट सोली को अपनाया गया है। जस्ट सोली मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा दिया गया था। संविधान में आर्टिकल 5 से 11 तक जो नागरिकता के संबंधित प्रावधान है, उसमें आर्टिकल 5 में यह कहा गया था कि संविधान लागू होते समय किस किस व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इनके 3 प्रावधान थे कि संविधान लागू होते समय अगर कोई व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं तो उसके बच्चों को भी या फिर उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले कोई भारतीय राज्य क्षेत्र का निवासी होगा तो उस व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 5 में उल्लेखित है। इसके उपरांत अगर नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान हो तो यह संविधान ने आर्टिकल 11 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया था और उसके आधार पर संसद कानून बनाएगी और नागरिकता दे देगी। तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और उसके आधार पर व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान करने का अधिकार दिया था। अब जो नागरिकता अधिनियम 1955 का कानून था, उसके आधार पर नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। एक तो जन्म के आधार पर, जो कि जस्ट सोली के सिद्धांत पर बेस्ड होती है और इंडिया में जस्ट सोली को अपनाया गया था, तो वो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। उसके अलावा देशीकरण, पंजीकरण, वंश परंपरा और अधिग्रहित भू क्षेत्र के आधार पर भी नागरिकता मिलती है, जो कि अपन आगे कंटिन्यू समझते हैं। तो मैं इस स्लाइड को मिटा रहा हूं, बाकी आगे कंटिन्यू देखते हैं। अब अपन देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रावधान है नागरिकता देने के लिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला प्रावधान यह था कि अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारतीय भू क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं तो उसको नागरिक माना जाएगा। तो पहला होगा जन्म। संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम यही प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन फिर आगे जाके इसमें 1986 में संशोधन कर दिया गया था। 1986 में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। यह प्रावधान इसलिए किया गया था कि यहाँ तक आते आते भारतीय राज्य क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ने लग रही थी और होता यह था कि नागरिकता के लिए प्रावधान भारत में जस्ट सोलिस पे बेस्ड है, जो कि लैंड बेस पे है। अगर कोई व्यक्ति अब्रोड में ये सारी प्रोसेस कर रहा होगा और जब लेबर पेन होने वाला होगा, डिलीवरी का लास्ट मंथ होगा, तो वो किसी भी बहाने से भारत में आ गया होगा घूमने के लिए या फिर किसी भी काम करने के लिए या फिर कोई ऑफिस वर्क के लिए, और अगर उस लेडी के यहाँ बच्चा हो जाएगा तो जस्ट सोली सिद्धांत पर यही बेस्ड होता है कि वो नागरिक भारत का उस बच्चे को भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी, जिससे भारत में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इसलिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी और 1986 में संशोधन करके यह लागू किया गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तभी भारतीय भू क्षेत्र में जन्म लेने पर उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो संशोधन में यह किया गया था कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। दूसरा नागरिकता से संबंधित प्रावधान था
वो वंश परंपरा पे बेस्ड होते हैं। वंश परंपरा पे यह बेस्ड होता है कि अगर कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म ले रहा है तो उसके वंशज अगर भारतीय भू क्षेत्र के या फिर भारत के नागरिक हो तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता वंश परंपरा के आधार पर मिल सकती है। उसमें पहले यह था कि अगर उस बच्चे का पिता मुख्य रूप से भारतीय होगा तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन फिर 1992 में इसी प्रथा में भी संशोधन किया गया और यह किया गया कि अगर कोई बच्चा भारतीय भू क्षेत्र से बाहर जन्म ले रहा है और उसके वंशज भारत के नागरिक है तो उसको वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। 1992 में संशोधन के बाद माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें यह प्रक्रिया थी कि जब बच्चा जन्म लेगा तो उस जन्म के 1 वर्ष के उपरांत जिस देश में जन्म ले रहा है उस देश में भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा और उस पंजीकरण के बाद भारत में नागरिकता उस बच्चे को मिल जाएगी। तो वंश परंपरा के आधार पर यह था कि अगर भारत के बाहर कोई जन्म ले रहे हैं और उसके वंशज भारत के नागरिक हैं। माता पिता में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा। तो उस बच्चे को या फिर उस बच्चे का उसके पेरेंट्स को 1 साल के अंदर अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा और पंजीकरण के बाद उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय दूतावास में बच्चे का पंजीकरण करवाना होगा। यह हो गई वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। अब तीसरा यह होगा एक देशीकरण के आधार पर और एक पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। वो नागरिकता अधिनियम 1955 के ही प्रावधान थे। तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता देखते हैं। अब देशीकरण के माध्यम से किसी को किस प्रकार से नागरिकता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक भारत में रह रहा होगा तो उस व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। उसको अगर 11 साल तक वो भारतीय राज्य क्षेत्र का निवासी हो और लास्ट का 1 साल होगा उसमें 11 महीने और 1 महीने अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जो 11 महीने प्लस 1 महीना होगा वो उसके पंजीकरण का मामला होगा और वो जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मामला होगा वो होगा। और कुल मिला के 12 वर्ष अगर भारत में रह चुका होगा तो उस व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। बारह वर्ष तक भारत का निवासी रहा होगा। इसके साथ इसकी एक कंडीशन और होती है कि इस व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में उल्लेखित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का जानकार होना चाहिए। अनुसूची 8 में उल्लेखित भाषाओं में से एक भाषा की जानकारी। एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए। यह हो गया देशीकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है। अब चौथा होगा पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। पंजीकरण में नागरिकता लेने के लिए उस व्यक्ति को 5 वर्ष तक भारत का निवासी होना चाहिए और अगर व्यक्ति
5 वर्ष तक भारत का निवासी हो तो वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ प्रावधान एक और था कि अगर किसी फिक्स लोगों को ही नागरिकता देनी होगी, जैसे 50 लोगों को, 40 लोगों को, इतना ही प्रावधान किया गया होगा, तो उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि भारतीय व्यक्ति से किसने विवाह कर लिया होगा, या फिर विज्ञान में, साहित्य में, कला में कोई एक्सपर्ट होगा, तो उस व्यक्ति को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता देने में। 4 के अलावा 5वां होगा अधिग्रहित भू क्षेत्र। अगर हमने किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित किया है भारत के पड़ोसी देशों पे या फिर कहीं भी, तो उस क्षेत्र के जो व्यक्ति होंगे, वहां का निवासी होंगे, उनको बिना किसी प्रक्रिया के भारत का नागरिक माना जाएगा। तो एक होगा अधिग्रहित भू क्षेत्र। अधिग्रहित भू क्षेत्र के निवासियों को बिना किसी प्रक्रिया के भारत के नागरिक माने जाएंगे। यह हो गया अपना नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान थे और वो 5 प्रावधान अपन ने देख लिए। अब उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में 2016 में कुछ संशोधन भी किया गया था, और संशोधन के बाद उसी अधिनियम में 2019 में और संशोधन कर दिया था, जो कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, और जो कि अभी लागू भी हो चुका है। तो CAA का अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे जिससे आपको CAA समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद अपन देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के किसी भी व्यक्ति को क्या क्या लाभ हो सकते हैं और नागरिकता कैसे रद्द की जा सकती है। तो यह मैं स्लाइड मिटा रहा हूं, और अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे नागरिकता के लाभ। नागरिकता के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो उसको संवैधानिक पदों पर जाने की अनुमति होगी, क्योंकि संवैधानिक पदों पर जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गया, वहां पर जाने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक होने से उसको वोट देने का अधिकार भी मिल जाएगा, और नागरिक होने की वजह से कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं जो कि सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं, तो उनका लाभ भी उस व्यक्ति को मिलेगा, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इन 5 फंडामेंटल राइट के जो लाभ होते हैं वो सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने से वो भी लाभ उस व्यक्ति को मिलेंगे जो कि भारत की नागरिकता किसी भी प्रक्रिया से प्राप्त की होगी। इसके अलावा जैसे जनप्रतिनिधि हो गए, संसद का सदस्य हो जाएगा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानमंडल का सदस्य हो जाएगा, तो उनका सदस्य होने के लिए भी नागरिक होना चाहिए भारत का। तो नागरिक होने के ये 4 लाभ होते हैं। तो एक यह होगा संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। दूसरा यह होगा वोट देने का अधिकार। मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तीसरा यह हो जाएगा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16,
आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का लाभ मिलेगा, क्योंकि इन 5 आर्टिकल का लाभ केवल नागरिकों को मिलता है और जनप्रतिनिधि बनने का भी फायदा मिल सकता है। जनप्रतिनिधि बनने का भी मौका मिलेगा। जनप्रतिनिधि जैसे संसद का सदस्य हो जाएगा या फिर एमएलए वगैरह हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। अब अपन देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। तो ये अधिकार हो गए ये हो गए नागरिकता प्राप्त करने के लाभ। अब नेक्स्ट देखेंगे नागरिकता की समाप्ति के आधार क्या क्या होंगे। तो मैं यह मिटा रहा हूं। नागरिकता किससे समाप्त की जा सकती है, तो इसके कई आधार हो सकते हैं। एक तो यही हो जाए कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी देश की नागरिकता त्यागे तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। दूसरा यह होगा कि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों से नागरिकता प्राप्त की होगी, जैसे देशीकरण हो गया, पंजीकरण हो गया इत्यादि प्रावधानों के माध्यम से, और उस के बाद अगर उस व्यक्ति को पृथ्वी पर कहीं भी मतलब किसी भी कंट्री के किसी भी जेल में 2 वर्ष तक आपराधिक मामले की जेल हो जाए तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह इसलिए होता है कि जब हम नागरिकता देते हैं तो नागरिकता देने का काम गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और नागरिकता देने से गृह मंत्रालय यह सारी चीजें चेक करते हैं कि यह व्यक्ति कोई शत्रु देश का तो नहीं है, शत्रु देश को फायदा तो नहीं पहुंचाएगा, उसकी सहायता तो नहीं करेगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की, संविधान की, राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत की रक्षा करनी होगी, व्यक्ति का करेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजें चेक करते हैं। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को अगले 5 वर्ष के भीतर 5 वर्ष के अंदर अंदर 2 वर्ष की आपराधिक मामलों में जेल हो जाएगी, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम ये जांच कर रहे थे, हमारा गृह मंत्रालय ये जांच कर रहा था, तब उसकी कोई भूल हुई होगी जिसके द्वारा उस व्यक्ति की अच्छे से जांच नहीं हो पाई और हम इस व्यक्ति को हमारे देश की नागरिकता समाप्त कर रहे हैं, तो उस आधार पर भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक बिना बताए किसी भी बाहर शिक्षा या फिर रोजगार के अलावा रह रहा होगा भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर, तो उस व्यक्ति की भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लास्ट पॉइंट यह रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति संविधान का अनादर कर रहा होगा या फिर शत्रु देश का व्यक्ति होगा या फिर शत्रु देश की सहायता कर रहा होगा, उस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से नागरिकता का अर्जन किया होगा, तो उस व्यक्ति की भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ नोट यह होगा कि जन्म के आधार पर अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त की है तो उस व्यक्ति की नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती है। तो अब मैं लिखता हूं, आप साथ साथ में देख लीजिए। परित्याग के माध्यम से किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करने से देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता प्राप्त की हो और अगले 5 वर्ष के अंदर कहीं भी 2 वर्ष की जेल हो जाएगी तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पंजीकरण और देशीकरण से प्राप्त
नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की आपराधिक मामलों में जेल। आपराधिक मामलों में जेल हो जाएगी तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति संविधान का अनादर कर रहा होगा, शत्रु देश की मदद कर रहा होगा, शत्रु देश की मदद, तो भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ मैं एक नोट लिख रहा हूं और वह नोट यह रहेगा, बड़ी बड़ी लाइनों में लिख सकते हो कि जन्म के आधार पर या फिर जन्म के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो उसकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कंडीशन में या फिर कोई भी गलती कर रहा होगा। जन्म के आधार पर यदि कोई भारतीय नागरिक है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। यह हो गया अपना नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान। अब भारत में नागरिकता क्या प्रावधान है, वो एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। कुछ कंट्री में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान होते हैं। तो एकहरी नागरिकता का मतलब यह होगा कि भारत का जो व्यक्ति नागरिक होगा वो केंद्र सरकार का नागरिक होगा, उस व्यक्ति को राज्य की अलग से नागरिकता नहीं मिलेगी। दोहरी नागरिकता का प्रावधान यह होता है कि दोहरी नागरिकता में केंद्र क्या मतलब सेंटर का नागरिक होने के साथ साथ मतलब देश का नागरिक होने के साथ साथ राज्य का भी नागरिक होगा। यह दोहरी नागरिकता का प्रावधान यूएसए में और स्विट्जरलैंड में चलते हैं। एकहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में है। तो साथ में 2 वर्ड यह भी देख लेते हैं कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन वगैरह से, जैसे एनआरआई क्या होता है, अवैध अप्रवासी कौन होते हैं, तो वो भी 2 डेफिनेशन साथ में देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा एकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता। और इधर होता है कि दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता में यह था कि संघात्मक देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान लागू होते हैं, जैसे कि देश और प्रांत दोनों के अलग अलग नागरिक होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नागरिक होगा तो उस व्यक्ति को कंट्री की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और उस कंट्री के साथ साथ उस कंट्री के राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो वो होती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का प्रावधान संघात्मक देशों में पाए जाते हैं। देश के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता मिलती है। राज्य के भी नागरिक होते हैं। जैसे कि यूएसए और स्विट्जरलैंड।
एक होता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता में सिर्फ देश की ही नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता नहीं होती है। जैसे कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम अपने राज्य के नागरिक नहीं है। तो एकल नागरिकता हो जाएगी, सिर्फ देश की नागरिकता होती है। इसके साथ साथ दो डेफिनेशन यह होगी कि एक तो अप्रवासी भारतीय कौन होता है और एक NRI मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं। तो अप्रवासी भारतीय वो होते हैं अगर किसी व्यक्ति ने वह व्यक्ति जो भारत में बिना वैध वीजा के प्रवेश करता हो या फिर वीजा परमिट की समाप्ति के बाद भी देश में रहता होगा, उस व्यक्ति को अप्रवासी भारतीय या फिर अवैध अप्रवासी माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति बिना किसी वैध वीजा के भारतीय राज्य क्षेत्र में एंटर कर दिया, या फिर अगर वो वीजा लेके आया है लीगल वीजा, उसके बाद उसकी वीजा की लिमिट वो खत्म हो गई, वीजा परमिट समाप्त हो गया, उसके बाद भी अगर व्यक्ति भारत में रह रहा है तो उस व्यक्ति को अप्रवासी या फिर अवैध अप्रवासी माना जाएगा। एक होता है NRI, वो होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति 182 दिन से ज्यादा किसी भी दूसरे देश में रहता होगा तो उस व्यक्ति को NRI माना जाएगा। तो यह हो गया अपना नागरिकता का टॉपिक। नागरिकता में अपन ने यह देखा था कि नागरिकता संविधान में कहाँ प्रावधान है, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। उसके बाद नागरिकता के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 11 से मिलता है, जिससे संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार थे। उनके बाद अपने देखा कि नागरिकता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है, और नागरिकता के कौन कौन से प्रावधान होते हैं, जैसे एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। उसके बाद दो छोटी छोटी डेफिनेशन देखी थी, अवैध अप्रवासी कौन होता है और NRI कौन होता है। तो इसी के साथ अपने नागरिकता का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।